बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स क्लब में वेलकम कहता हूं। नादिन, एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका ने बआसानी पाकिस्तान को 23 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने आगाज़ तो बड़ा अच्छा किया, 58 पे उनके 5 आउट कर दिए, बट इवेंचुअली दो पार्टनरशिप ने गेम पाकिस्तान से वे कर दी। इसी तरह जब बैटिंग का भी आगाज़ किया तो आगाज़ अच्छा ना था। बाबर आजम और फ़खर जमान जल्दी आउट हो गए। उसके बाद आल-दो की एक अच्छी पार्टनरशिप इफ्तिखार और रिजवान की थी, बट इवेंचुअली पूरा मिडल ऑर्डर फिर उसके बाद हमारा क्लैप्स कर गया। इन सब से बात करने के लिए कि क्या रीज़न बनी, क्या श्रीलंका बहुत अच्छा खेले, क्या हमने क्या मिस्टेक की, मेरे साथ द लेजेंड क्रिकेटर द वन एंड ओनली मुजाहिद जमशेद। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद भाई। वालेकुम सलाम इरफान। आप भी ऐसे ही अपसेट है जैसे पूरा पाकिस्तान है। बिल्कुल, आपको देख के तो ऐसे लगता है कि आप तो बिल्कुल क्या कहते हैं कि तीन बड़ी आपके अपने खेल रहे थे, जिसकी वजह से हाँ। आप इतने गिरे हुए डिके क्या नहीं, वो कहते हैं पूरी नेशन को बड़ी उम्मीद थी और मेरा ख्याल है ऑन पेपर अगर देखा जाए तो हमारी साइड उनसे बहुत बेहतर थी। और श्रीलंका की अगर हम बात करें तो पूरा एशिया कप के अंदर वो चेस करके वो मैच को जीत रहे थे, और जब टॉस जीता तो फिर एक हमारी उम्मीद ज़्यादा बढ़ गई। चलें ओवरऑल पूरा फाइनल को हम समराइज़ करने की कोशिश करते हैं, क्या क्या गलतियाँ हुई। सबसे पहले टॉस की, जिस तरह मैंने बात की, टॉस हमने जीत के उनको जब बैटिंग की दावत दी तो उनके कैप्टन ने भी अपनी कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे लगता है कि हम भी शायद जीत के ओबियसली चेस की तरफ जाते, क्योंकि चेस में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो 58 पे 5 आउट कर लेना और पूरी कोलैप्स हुई थी। आपको लगता है कि अटैक करना चाहिए था पाकिस्तान को उधर, और साथ ही बाबर आजम ने इफ्तिखार को लगा दिया, अगर उस जगह पे नसीम शाह या अगर किसी और हारिस बड़ी अच्छी बॉल कर एक ओवर करवा लिया जाता तो आपको लगता नहीं है कि शायद गेम हमारे हाथ में आ सकती थी? लैक ऑफ अटैक रिपीट। बिल्कुल। देखो, यही तो चीज़ें हैं जो आप अक्सर बाबर के बारे में कहते हैं कि थोड़ी सी डिफेंसिव अप्रोच है। तो जब एक क्रिटिकल सिचुएशन होती है मैच में, जिसमें आपको डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी परेशानी होती है कि आया यहाँ पे मैं नवाज़ को लेके आऊँ या हारिस रऊफ ने 3 विकेट्स लिए हैं, इसको इसी मोमेंटम में पूरे 4 ओवर करवा दूँ। हो सकता है आखिरी ओवर जो है वो उतना बेहतर ना कर सके जितनी इस वक्त वो मोमेंटम में है, क्योंकि वो ऐसा लगता था कि हर बॉल पे वो आउट करेगा। तो इस मोमेंटम का उस तरह फ़ायदा नहीं उठा सके बाबर वहाँ पे। अभी आपने बात की इफ्तिखार का भी अक्सर कई दफ़ा कप्तान के जहन में आता है कि हो सकता है कि राज पुस्का जो आगे बैटिंग करते वो लेफ्ट हैंडेड थे, यही बात तो उनके जहन में आया होगा कि ऑफ स्पिनर जो है थोड़ा सा ट्रबल करेगा, लेकिन ब्रेक नहीं हो रहा था। अगर उनका आप एक्शन भी देखें, वो तो खुद जान छुड़ा रहे थे। नो डाउट उन्होंने एक विकेट ली, कॉटन बोर्ड बड़ा तेज़ कैच था, लेकिन वो कैच ऐसा था कि उस बॉल पे छक्का लगना चाहिए था, लेकिन लकीली हमने वो विकेट ली और 58 पे वो 5वीं विकेट गिरी। तो एक सर्टन होप थी कि हो सकता है कि 120 जो हमने उनको टारगेट दिया था पिछले मैच में, वही सेम टारगेट नज़र आ रहा था कि 120 से 130 रन जो श्रीलंका करेगी उसको पाकिस्तान आसानी से इसमें अगर बाबर को बात करें, मैं हमेशा कहता हूं कि बाबर एक लर्निंग कैप्टन है और ग्रेजुअली सीख रहा है। अब इसकी जो टिवर्ड अप्रोच है, जिस तरह हमने हर मैच में देखा, डिफेंसिव माइंडसेट के साथ खेलना 100% रिफ्लेक्ट करता है मिसबाह उल हक की कैप्टनसी को। मिसबाह वाज द पर्सन जो इनको लेके आए, उनकी कोचिंग में ये खेले, और वही स्टेट ऑफ माइंड ये टोटल 100% इनकी कैप्टनसी के अंदर, चाहे इन फील्ड बात करें हम, ऑन फील्ड भी यही नज़र आता है और बैटिंग स्टाइल के अंदर भी नज़र आता है। बैटिंग का मैं आपसे सेपरेट पूछूंगा। तो आपको लगता नहीं कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट अब हो रही है वो बड़ी साइंटिफिक हो गई है, बड़ी अग्रेसिव हो गई है? इवन आप श्रीलंका का देखें, 2 आउट हुए तब भी अटैक किया, 5 हुए तब भी काउंटर अटैक किया, बिकॉज दे नो कि हम 120, 30, 140 करके मैच नहीं जीत सकते। हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो अटैक है। और उन्होंने पूरा एशिया कप उसी मैथडिज्म के साथ, मैकेनिज्म के साथ खेला। तो ये बाबर को कोचेज जो थिंक टैंक इतना ज़्यादा बैठा जाता है, ये क्या? और 2 साल से हमने देख रहे कोई मेजर टूर्नामेंट नहीं हम जीत पाए। बिट्स एंड पीसेस में तो हमें याद पड़ता है इंडिया को हरा दिया जी, एक आधी सीरीज जीत गए, बट कोई टूर्नामेंट नहीं हम जीत पा रहे। देखो, अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं कि जब सचिन तेंदुलकर ने अपना 24 साल कैरियर ख़त्म किया, वो कहता है ये मेरी एक ड्रीम थी कि मैं जाने से पहले वर्ल्ड कप चैम्पियन हूँ। तो अगर आप इतने लेजेंड की इस तरह की बात करेंगे तो उनकी भी ख्वाहिश है कोई ना कोई टाइटल जो है ना उनके नाम लगे। नो डाउट आप चैम्पियनशिप जीते ज़रूर, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा इवेंट नहीं जीते। अभी आपने बाबर की जो बात की है, बिल्कुल हमें
बहुत अरसे से ये बात करते आ रहे हैं कि बाबर का जो माइंड सेट है वो काफ़ी हद तक मिसबा से मिलता जुलता है, लेकिन बाबर को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि मिसबा के पास हफीज़ उन दिनों बॉलिंग कर रहा था, सईद अजमल था, उमर गुल था, जो 220 240 ओडीआई में और T20 में 130 140 डिफेंड कर सकते थे। तो ये उस तरह के बॉलर इसके पास नहीं है। तो इसको अपना जो इसको जो अपना कैप्टनसी स्टाइल है उसको चेंज करना पड़ेगा, वो माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। इवन कि अपनी बैटिंग का वो जो 110 120 वाला स्ट्राइक रेट है वो माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। $1 मिलियन क्वेश्चन जो शायद पूरे पाकिस्तान में सबसे पहले आपने ही शो में बात की कि बाबर आजम एशिया कप में रन नहीं करेगा। मैंने ये भी कहा था विराट कोहली करेगा। बिल्कुल, मैं इसी तरफ आने लगा था। तो एज ए कोच या एज ए क्रिकेटर क्या ऐसी चीज़ आपको पहले मैच में नज़र आई कि बाबर आजम एशिया कप में रन नहीं करेगा और ऐसे ही हुआ पूरी? बिल्कुल, देखो इरफान, जो मैंने पिछले प्रोग्राम में, बल्कि मेरा ख्याल दूसरा मैच था जब मैंने ये आपके प्रोग्राम में ही बात की थी, उसमें एक लॉजिक था, क्योंकि पहली दफ़ा बाबर का और विराट कोहली का एक साल से कंपैरिजन हो रहा है। ICC जो रैंकिंग है उसमें भी, उसके बाद जो मीडिया है, इंडिया का मीडिया है, वो बहुत ज़्यादा हाइप दे रहा था बाबर आजम को। ये चीज़ किसी भी सूरत में, क्योंकि मार्केट बड़ी है, आपको पता है हमारी आबादी और उनकी आबादी में बहुत फर्क, ये चीज़ कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनल जो टॉप क्लास का प्रेशर हैंडल करने वाला प्रोफेशनल उसको बड़ी चुभती है कि मैं 71 सेंचुरियाँ की हैं, अभी उसने 30-25 सेंचुरियाँ की, उसको मेरे साथ कंपैरिजन, तो वो एक चीज़ दिल में थी विराट कोहली के। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि इतने कंपटीशन में दोनों को एक प्लेटफॉर्म, एक जगह पे खड़ा होना पड़ा। तो उसमें एक तो मेंटल टफनेस उसका टेस्ट था, दूसरा बाबर के पास कैप्टनसी थी, ऊपर विराट कोहली के पास उस तरह का प्रेशर नहीं था, उसको परफॉर्म हर सूरत में करना था टू बीट बाबर आजम्स रेपुटेशन। क्योंकि हर कोई कह रहा था कि बाबर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनेगा, बाबर इसमें बीट करेगा। विराट कोहली 3 साल से कोई सेंचुरी भी नहीं की, आते उसने 250 भी किया और पहली उसने T20 सेंचुरी भी की, जो कि हम ऑलरेडी आपके ही प्रोग्राम में बात 3 साल के बाद उन्होंने गालबन पहली सेंचुरी स्कोर की, लेकिन T20 में हिस्ट्री में पहली सेंचुरी की। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी एक ऐसे क्राउड के सामने, जहाँ पे हर वक्त एक तरफ अगर डॉकआउट में प्लेयर्स बैठे हुए, एक क्राउड का प्रेशर, एक तरफ इंडिया का क्राउड बैठा हुआ, एक तरफ पाकिस्तान का, तो दोनों बाबर और विराट कोहली को देख रहे थे इनमें से बेहतर कौन है। तो नो डाउट प्रेशर हैंडलिंग हमने देखी विराट कोहली। लगता नहीं कि वो जिस मैच में उन्होंने सेंचुरी की नहीं था विराट के ऊपर, क्योंकि टीम बाहर हो चुकी थी, नथिंग टू लूज वाला सिलसिलाकार था, रोहित शर्मा बाहर बैठ गए, वो ओपन पे आए, तो उनके पास कोई ऐसा पॉइंट नहीं था। लेकिन देखें, आप ये कह सकते हैं उन्होंने सेंचुरी किसके अगेंस्ट की, आपकी जो बड़ी टॉप क्लास की बॉलिंग थी इस टूर्नामेंट की, अफगानिस्तान की, उनकी टॉप क्लास बॉलिंग थी। देखिए 100 होता है, बिल्कुल ऐसे, और पहला 100 T20 में, तो वो एक क्रेडिट जाता है विराट कोहली को। रही बात, इसमें तो दो राय नहीं है कि बाबर जो टेक्निकली बहुत सॉलिड प्लेयर है, तीनों फॉर्मेट के प्लेयर हैं, लेकिन हमेशा हम कहते हैं कि उसमें वो एबिलिटी है कि वो 30 40 35 रन का स्ट्राइक रेट बेहतर कर सकते हैं। क्यों नहीं करते, या कोचेस क्यों नहीं उस पर काम करते, या तो उस पर काम करें या उसको कह के T20 मॉडर्न क्रिकेट में ये हमारी टीम को, पाकिस्तान टीम को उनकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपने आगे देखना है, मुजाहिद भाई मैं इसी तरफ आने लगा था। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें बहुत वैलिड है और हमने बहुत बात की इस पर, और मेरा ख्याल है 2 साल से हम बात कर रहे हैं जब से बाबर को कैप्टनसी मिली है। बार बार ये स्ट्राइक रेट तमाम टीम 200 प्लस की ट्राई कर रही है, बड़ी टीम सारी भी। अब तो उस दौड़ में मैं श्रीलंका को भी काउंट करता हूँ जिस तरह की अटैकिंग क्रिकेट खेल रही है। बाबर और रिजवान की गेम जो है वो बहुत सेल्फिश हमें नज़र आ रही है T20 की हद तक। ODI में तो इनका बैटिंग स्टाइल काफ़ी उनको सूट करता है बैटिंग स्टाइल, बट इसमें T20 के अंदर हम जब देखते हैं, आज रिजवान का हमने देखा कि 49 बॉल पे 52 किया। इसी तरह बाबर का स्ट्राइक रेट भी तमाम मैचेस में देखा जाए तो 100 होता है, अगर तो लंबा खेल जाए तो 120 125 तक चले जाते हैं। जिस तरह आप कह रहे हैं कि बाबर को T20 फॉर्मेट छोड़ देना चाहिए। इवन मेरी शुएब अख्तर से भी बात हो रही थी, उन्होंने भी कहा कि विराट कोहली और बाबर आजम को दोनों को सूट नहीं करता T20 फॉर्मेट। तो इसमें आप मुझे ये बताइए, और दूसरा इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन भी ले लें, फ़खर जमान जिसको बिल्कुल ज़ीरो हमने कर दिया, कभी मिडिल ऑर्डर में ला के, कभी नंबर 3 पे ला के, जब से वो डोमेस्टिक से लेके अब तक एज ए ओपनर खेल रहा है, और आज भी हमने देखा कि वो प्रेशर में आया और नंबर 3 पे नहीं कर सका, पहली बॉल पे आउट हो गया, और उसको ओपन करा के चले। रिजवान बाद में नहीं खेल सकता, बाबर एंकर करे चले, अगर अपने रोल को ही मॉडिफाई कर ले
ओडीआई की तरह तो टीम लेकिन को bend एंकर करे। भी सूट नहीं करता। हाँ। देखो या लेकिन तो चले आपका नहीं, दायरे का आपके यूज हो पास जाएगा। अगर आपके पास सईद अजमल, हफीज, आपके पास उमर गुल हो तो समझ आती है कि 100-150 रन भी हो तो आप डिफेंड कर सकते हो, क्योंकि आप टेक्टिकली बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होते हो। क्योंकि हमने देखा ये 3 बॉलर्स की वजह से मिसबाह हक का कैरियर बहुत पर लॉन्ग हो गया। उसने इंजॉय किया क्रिकेट को, टेस्ट स्टेटस में भी नंबर 1 था और ओडीआई में भी ऑन एंड ऑफ अच्छी रैंकिंग में हम रहते थे। उसकी वजह ये तीनों बॉलर्स थे। जैसे ही आपको याद हो सईद अजमल ने रिटायरमेंट ली, 6 महीने के बाद इसने भी ले ली, क्योंकि जी, उसे जी, उसका सही। सर्वाइवल नहीं था। लोगों को तो यही नज़र आता है कि ग्रेट मिसबाह हक, नो डाउट उसकी परफॉर्मेंस जो इन बॉलर की वजह से उनको वो स्ट्राइक रेट सूट मिला करता उनको, था, तो वो एज था जिसकी वजह से मिसबाह इतना लंबा नहीं, मेरा कैप्टनसी क्वेश्चन सेकंड ये था कि अगर फ़खर आके दायरे का यूज़ अच्छा कर जाता है और अगर उनमें से कोई आउट हो जाता है लेट्स सपोज, तो आके एंकर इनिंग्स करे बाबर और आपके मिडिल ऑर्डर में हिटर जो हैं वो जिस तरह की वेटिंग करते हैं, तो चले आपका एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। अभी तो बिल्कुल बड़ी collapse हो रहे हैं बड़ी अब। बड़ी लॉजिक बड़ी वैलिड सवाल किया इरफान आपने। बेसिकली जब तक आप दायरे को लूट रहे, लूट नहीं पंजाबी रहे, में कहते हैं या लुटना नहीं आंदा दायरा, तो आपको राइट नहीं पहुंचता कि आप अपने मुल्क के लिए ओपन करें। ऐसे ही आप कैप्स नहीं ढूंढ सकते। अगर आप पूरे टूर्नामेंट में श्रीलंका की, आज भी मैंने 2-3 दोस्तों को कहा था, श्रीलंका अगर 160 प्लस कर गई जी। या 160 कर गई, 30 to 40 रन, मैं बहुत ये बड़ी बात कर रहा हूँ टीवी के ऊपर, 30 से 40 रन उनके लिए फील्डिंग में बचाना कोई मसला ही नहीं है। जी। अगर 160 करते हैं इक्वल टू 200, आपको उनकी फील्डिंग से लड़ के जाना पड़ता है। तो जी। आप अगर फ्लोर पे शॉट्स खेलेंगे तो कहाँ पे रन्स करेंगे? सिल्वा की इनिंग्स की बात कर लेते हैं। 2 बड़ी जल्दी आउट हो गए, एक पहले ओवर में नसंका आउट हो गया, फिर सिल्वा ने जिस तरह का स्टार्ट दिया 28 रन बनाए, दायरे का तो बड़ा खूबसूरत यूज उसने यही किया। वो चीज़ है जिसको आपने हम लैक आउट कर होने रहे के हैं, बावजूद आपने 50 प्लस और कर यही दिया। वो बेसिकली डिस्कशन है जिसके इर्द गिर्द बाबर भी घूमता है, रिजवान भी घूमता है। देखो आईपीएल में हो गया या छोटी मोटी लीग्स में हो गया, पीएसएल में हो गया, ये तो छोटी बाउंड्रीज होती हैं, आप जहाँ मर्जी चाहें 70-80 रन कर लें, लेकिन जहाँ पे प्रेशर गेम होती है आपको अपने स्ट्राइक रेट अच्छा, एक बड़ा टेक्निकल मैं रैंकिंग के हवाले से आपसे क्वेश्चन करने लगा हूँ। बाबर टी20 में सबसे लॉन्गर टाइम के लिए नंबर 1, ओडीआई में तो नंबर 1 है, बट टी20 में भी सबसे लंबा टाइम वो नंबर 1 रहे। उनकी जगह रिप्लेस किया मोहम्मद रिजवान ने। जैसे स्ट्राइक रेट की हम बात कर रहे हैं, स्ट्राइक रेट दोनों का 100-115 के दरमियान है। आपको लगता नहीं है कि ये जो मैकेनिज्म डिफाइन किया हुआ आईसीसी ने, दैट इज़ रॉन्ग, कि आपको मैच विनिंग परफॉर्मेंस की वजह से रेटिंग्स देनी चाहिए प्लेयर को, और किस जगह पे दी, क्या ओपोजिशन थी, ये भी मैटर करनी चाहिए? आईसीसी इसको, जो मैंने बड़ा स्टडी किया इसको, और उसमें नज़र आया कि ये सिर्फ एवरेज की बेस के ऊपर आपकी रैंकिंग इशू करते हैं। तो आपको लगता नहीं है ये एक गलत अप्रोच है कि अगर आपका वो 50-60 टीम में बेनिफिशियल नहीं और टीम आपकी लूजिंग साइड पे है, आप रेटिंग में नंबर 1 जा रहे हैं? ये इसी तरह के एक जब मिस यूनिवर्स का इंतखाब होता है तो एक चीज़ तो नहीं देखी जाती कि ये खूबसूरत बड़ी आपने है, एग्जांपल बड़ी अच्छी तो दी है। उसमें तो हाइट भी देखनी, जनरल नॉलेज भी देखा जाता है और बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद आ जाके फिर आप उस पोजीशन पे पहुंचते हैं कि आपको ताज पहनाया जाता है। और सेम विद मैं आईसीसी के जो लॉज हैं, मैं तो हमेशा कुछ चीज़ें ऐसी आपसे भी सीखता हूँ क्योंकि आपको लॉज का बहुत पता है, लेकिन ये भी लॉज में होना चाहिए कि आया आपका स्ट्राइक रेट भी देखना चाहिए, आपकी विनिंग इनिंग्स भी देखनी चाहिए, आपका एवरेज भी देखना चाहिए, आपकी जो फिनिशिंग लाइन है उसका भी एक सडन पॉइंट्स देने चाहिए। उसके बाद आपकी रैंकिंग को अपग्रेड करना चाहिए या आपको रैंक देना चाहिए कि आप नंबर 1 है या नंबर 2 हैं। तो ये बिल्कुल आपकी बात वैलिड है, मैं एग्री ब्रेक करता का हूँ। टाइम हो जाता है। ब्रेक से मैं आके ना लिंक्ड एक और क्वेश्चन पूछूंगा, क्या अगर यही स्ट्राइक रेट पूरी टीम को दे दिया जाए, आसिफ अली, खुशदिल शाह को, तो क्या वो भी इस तरह रन तो नहीं बना लेंगे? इसका आंसर मैं ब्रेक से वापस आके लेता हूँ। काइंडली डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स क्लब। मुजाद भाई, आपसे ब्रेक से पहले मैं क्वेश्चन ये जानना चाह रहा था कि जो बाबर का स्ट्राइक रेट है या रिजवान का है, या इफ्तिखार साहब भी उस लिस्ट में बड़ी तेज़ी से शामिल हो गए हैं, और पूरे एशिया कप में हमने देखा माशाल्लाह कि वो 100 के स्ट्राइक रेट पे खेलते हैं, जब टीम को ज़रूरत होती है हिटिंग की वो अपनी विकेट दे के चले जाते हैं। अगर यही स्ट्राइक रेट जो मिडल ऑर्डर के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है कि ये बिल्कुल ही कोलैप्स हो जाता है और जब टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं करता तो ये भी बिल्कुल गिर जाता है,
इनके लिए इनको खड़ा नहीं होना आता विकेट पे। तो क्या अगर यही एवरेज, यही स्ट्राइक रेट इनको दे दिया जाए टारगेट कि आपने भी 100 बॉलों पे 100 करना है, 30 गेंदों पे 30 करना है, तो क्या ये कर पाएंगे इस तरह? ये बड़ा आसान काम है। देखो जितनी अच्छी बैटिंग ट्रैक्स होते हैं तो विकेट थ्रो करना तो इतना, क्या मैं समझता हूँ कि अगर इस एज में मुझे भी बैटिंग करवा दो तो मैं भी 30-35 रन 100 के स्ट्राइक रेट से कर सकता हूँ और बड़े आराम से कर सकता हूँ। लेकिन इनकी जो जॉब होती है कि जो सिचुएशन रीडिंग होती है या अकॉर्डिंगली सिचुएशन खेलना, उसकी अडेप्टेबिलिटी, उसको उस तरह हमें नज़र नहीं आया कि सिचुएशन डिमांड कुछ और कर रही होती है। और ये जिनका जो बैटिंग स्ट्राइक रेट होता है या बैटिंग स्टाइल होता है, देखने में भी बुरा लग रहा होता है और एज ए मॉडर्न क्रिकेट को देखते हुए बिल्कुल सूट नहीं करता। और ऐसे प्लेयर्स को तो बिल्कुल पाकिस्तान के लिए आगे वर्ल्ड कप है तो मैं समझता हूँ कि नहीं बनता नहीं है कि हम यहाँ पे बैठ के बात कर सकते हैं। लेकिन जो उनका जो बैटिंग स्टाइल है, जिस तरह आपने कहा कि इनको अगर मौका दिया जाए तो ये भी बड़ा 35-40 रन 50 रन हर मैच में करें और विकेट भी ना दें। और जब आपको एक्सेलरेट करना पड़े उसके बाद अपनी विकेट थ्रो करके बाहर चले जाना और दूसरों से उम्मीदें लगा लेनी, तो ये इस तरह प्रोफेशनलिज्म में नहीं होता। आपको अगर आपने जिस तरह इफ्तिखार को मौके दिए कि हर मैच में 30 रन करता है 30 बॉलों पे, आप में वो एबिलिटी होनी चाहिए कि अगले 10 से 15 बॉलों में आप 35 रन करके टीम को दे के जाओ, अपनी विकेट थ्रो करके ना जाओ जी। आपकी उस वक्त सिचुएशन जिस तरह आज देखें आप 90 पे 2 विकेट गिरे हुए हैं, वहाँ पे 2 से 3 छक्के लगते तो श्रीलंका ने देखो उनकी टीम पे प्रेशर तो डालो, प्रेशर तो डाले नहीं आपने। आपने स्पिन बॉलर का वेट किया बकायदा कि स्पिनर आएंगे तो हम अटैक करेंगे और स्पिनर के अगेंस्ट आप एक ओवर में 3 विकेट के बाद ही, तो इस तरह नहीं होता। ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है। प्रोफेशनलिज्म की डिमांड कुछ और है कि अगर आपने 30 बॉलों में 30 रन किए हैं तो आप में वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अगले 10 बॉलों पे 30 रन करके टीम को उस सिचुएशन में लेके जाएं जहां पे फील हो गए आपने अपनी टीम के लिए मैच को उस वहाँ पे खड़ा कर दिया है जहाँ पे आपसे वो उस तरह का डिमांड किया जा रहा था। तो ऐसी चीज़ हमने देखी नहीं है इफ्तिखार में, रिजवान में, बाबर में, कि आया कि अगर वो 50 रन करते हैं 48 बॉल पे तो अपनी विकेट थ्रो करके दूसरों पे बर्डन डाल के चले जाते हैं और स्ट्राइक और उस जगह पे एवरेज को लेके जाते हैं जहाँ पे मजबूरन अगले बैट्समैन को, आने वाले प्लेयर्स को प्रेशर आता है और हिट करना पड़ता है। तो इसमें मुजाहिद भाई अब 2 प्लेयर ऐसे हैं जिन पे मैं ख़ास तौर पे बात करना चाहूँगा जो पाकिस्तान का मेरी नज़र में फ्यूचर भी हैं, जिनके साथ कंटिन्यूसली ज़्यादती हो रही है। सबसे पहले हैदर अली की बात कर लेते हैं। हमने अपने लास्ट शो में भी बात की थी कि कैसा लड़का जो पिछले 2-3 साल में आपकी वाइड बैटिंग कमोडिटी T20 की अगर बात करें तो वो है, और ODI या टेस्ट के अंदर हम बात कर सकते हैं अब्दुल्ला शफीक की, उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बट T20 में हैदर अली के अलावा कोई ऐसा लड़का हमें नज़र नहीं आता जिसने परफॉर्म किया हो। लास्ट अगर उसकी परफॉर्मेंस देखें जो उसको अपॉर्चुनिटी मिली बांग्लादेश के अंदर, उसमें से 3 में से 2 मैचेस में उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, दोनों जिताए पाकिस्तान को 2 मैच, एक में मैन ऑफ द मैच भी हो रहा। उसके बाद उस लड़के को बेंच पे बिठाया गया, टीम से आउट कर दिया गया। और इस एशिया कप के अंदर मेरा मानना यह है कि अफगानिस्तान के अगेंस्ट यहाँ जो प्रीवियस गेम गुजरी है उसमें खिला के उसको कॉन्फिडेंस देते, उसको ट्राई करते, अगर वो अच्छी निक में नज़र आता तो आज आप उसको फाइनल में यूज़ करते इस स्लॉट के ऊपर। एक हैदर अली का मुझे ज़रूर बताइए। दूसरा लड़का जिसके साथ मुसलसल ज़्यादती की जा रही है, शान मसूद। हम काउंटी की बात करते हैं, नंबर 1 बैट्समैन, डबल सेंचुरीज की बात करते हैं, 2 डबल सेंचुरीज। पाकिस्तानी डोमेस्टिक की बात करते हैं, हाईएस्ट रन गेटर। इन्होंने PCB ने उसको कहा कि तुम मिडिल ऑर्डर में खेलो, ओपनिंग स्लॉट हमारा फिक्स है। उन्होंने कसम खाई हुई है कि ये हम दोनों ओपनर को चेंज नहीं कर सकते। इन्होंने भी कसम खाई हुई है हमने नहीं किसी को नंबर देना। शान मसूद को नंबर 4 का स्पॉट दिया गया कि अपने आप को प्रिपेयर करो। वो बेचारा नंबर 4 पे भी कंटिन्यूसली 2-3 मंथ से रन कर रहा है, कोई मेरे हाथ 3-4 गालबन 50 कर चुका है और स्ट्राइक रेट भी उसका 140 प्लस है। तो इन दोनों प्लेयरों को अब टीम की ज़रूरत को देखते हुए जिस तरह की बाकी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है, कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखो ये एक ब्लेसिंग होती है। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन किसी भी टीम में होना एक ब्लेसिंग है। आज अगर पूरा मैच श्रीलंका देखा जाए तो आज राजपुस्का की वजह से बाबर की बैट जो कप्तानी स्टाइल था वो चेंज करना पड़ा, बिकॉज कि वो लेफ्ट हैंडेड था, इसलिए क्योंकि वो डर के हमारे नवाज को बॉल ही नहीं करवा रहा था कि कहीं उसको हिट आउट ना कर दे। तो इसका मतलब है कि अगर हम इस पॉइंट पे ही अगर पूरा प्रोग्राम कर दें तो मोर देन इनफ है, आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो लेफ्ट हैंड की एबिलिटी और जो कप्तान पे प्रेशर होता है उस पे हम बात कर सकते हैं। जैसा कि आज मैंने बात की कि श्रीलंका को
अगर आज का मैच जितवाने वाला नो डाउट हसरंगा ने 36 रन किए, 3 विकेट भी लिए, 3 या 4, लेकिन क्योंकि उस लेफ्ट रन होने की वजह से आपका इन फॉर्म बॉलर को मौका नहीं दिया नवाज को, क्योंकि वो लेफ्ट हैंडर था, वो भी लेफ्ट हैंड था। कप्तान डर के मारे उसको इसलिए बॉल नहीं करवा रहा था कि कहीं इसको हिट आउट हो गई तो इतना अच्छा मोमेंटम बना हुआ। जब उसको चांस एक ओवर दिया गया तो 3 रन कंसीड किए, तो आपको लगता कि फिर उसको 17वां 18वां ओवर दे के फिर चांस लेना चाहिए? बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ। अभी हम शान मसूद की जो बात कर रहे थे वो इन्हीं चीज़ों से लिंक करता है कि बड़ी ब्लेसिंग होती है कि आपके पास इतना कंसिस्टेंट परफॉर्म करने वाला लेफ्ट हैंडर बैट्समैन हो जो किसी भी बॉलर, क्योंकि अगर मैं फास्ट बॉलर हूँ तो मुझे अपने लेफ्ट हैंड के लिए लाइन भी चेंज करनी पड़ती है, अपनी पेस भी कट डाउन करनी पड़ती है, फिर जाके मैं लेफ्ट आर्म बैट्समैन को मैनेज कर सकता हूँ एज ए फास्ट बॉलर। एज ए लेफ्ट आर्म बॉलर मेरे पास ऑप्शन ही कोई नहीं है, स्वाय क्योंकि इधर वो ज़्यादा अच्छा खेलता है। अगर तो इतने प्लस पॉइंट किसी भी बैट्समैन में हो तो मैं समझता हूँ उसके बारे में सीरियस कंसीडर करना चाहिए। और अभी आपने बात की हैदर की, नो डाउट कट एंड पीसेस में उसको मौके मिले, लेकिन जब वो मैच्योर होना शुरू हुआ उसकी जगह पे किसी और को इंडक्ट किया और उस पर भरोसा ज़्यादा किया गया। और तीसरी बात आपने पूछी कि बाबर इस एशिया कप में इफ्तिखार को कैरी करके गया, जो कि मेरा ख्याल पहले ही मैच में हमें समझ जाना चाहिए था कि इसकी एबिलिटी पावर हिटिंग की नहीं है, हिट नहीं कर सकता, बड़े छक्के नहीं मार सकता, क्योंकि काफ़ी हद तक वो कोई हमें नजर नहीं ऐसी नजर ही नहीं, फील ही नहीं आई। क्योंकि आज भी वो बैटिंग करने आया तो फील यही थी कि ये 30 रन करेगा 30 बॉलों पे और रन रेट जो है वो 11-12 पे जाएगा, पिछले पे प्रेशर आएगा, उसी तरह हुआ। इसका मतलब अगर हम बाहर बैठ के ये चीज़ें सोच सकते हैं तो वाई नॉट कप्तान और कोच, उनको ये चीज़ें नज़र आनी चाहिए। शायद एक वजह हो सकती है कि विनिंग कम्बिनेशन कोई भी नहीं छेड़ना चाहता। आपके पास एक सडन चांस था जो कि श्रीलंका के अगेंस्ट जिस मैच में आपने 120 रन किए, उसमें आप हैदर अली को चांस देते, आपने बहुत भरोसा कर लिया हसन अली पे, उसने डिलीवर जितना करना था कर दिया। अब उसको एक डिफरेंट टाइप का बॉलर बन के आना पड़ेगा, क्योंकि आप इस बॉलिंग के साथ इतनी सीधी स्विंग के साथ, ना तो उसके पास स्विंग है ना वो पेस है, कुछ भी नहीं है। तो इस सिचुएशन में तो मैं नहीं समझता, बड़ी प्रेडिक्टेबल हो गई है, बैट्समैन प्रेडिक्टेड बॉलर हो चुका हुआ है। पहले स्लोअर बॉल मारता था, स्किट करता था, नीचे रहता था, अब एक ही लेंथ पे बॉल करते हैं वो, बॉलर को उसकी पेस को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता था। अब हर चीज मैनेजेबल है। अच्छा, शाहीन के बाद अगर मैं थोड़ा सा पेस अटैक के वाले से भी बात कर लें, अब आल्दो के वी नो कि शाहीन लास्ट 3 ईयर से हमारा नंबर 1 बॉलर है इन ऑल फॉर्मेट, इसमें कोई डाउट नहीं है, और जिस तरह की परफॉर्मेंसेस उसने दी हैं। अब न्यू बॉल के साथ हमने देखा कि हसनैन ने भी एक मैच में अच्छी बॉलिंग की और मिडल में भी अच्छी कुछ उनके ओवर नज़र आए। नसीम शाह एक हमें स्टैंड आउट इस पूरे एशिया कप में न्यू बॉल के साथ अच्छे बॉलर नज़र आए, बट लेटर ओवर्स के अंदर या डेथ ओवर के अंदर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा हिटिंग हुई उनको भी, 2-3 मैचेस में हम देख चुके हैं। तो क्या नसीम शाह पे पहले मैं बात करना चाहूँगा या हसनैन पे, क्या आपको लगता है कि ये डेथ ओवर के बॉलर नहीं है? क्योंकि ना यॉर्कर उस लेंथ में इतना पेस 145 प्लस दोनों करते हैं, यॉर्कर भी नहीं है, स्लोअर वन भी इनकी प्रेडिक्टेबल है, ऑफ कटर की सूरत में मारते हैं बैट्समैन लेंथ रीच के अंदर। जिस तरह आज भी जयप्रशंका ने आराम से उसको 2 छक्के लगाए, उसकी लेंथ को ऑलरेडी वो पहले रीड कर रहा था किस जगह पे ये बॉल करेगा। हसनैन भी आल्दो इसी तरह उसी लेंथ पे बॉल करता रहा, जिसको रीड करना बैट्समैन के लिए बड़ा ईजी था। तो क्या इतने ज़्यादा कोचेस सब कुछ करना, और अब इनको भी 3-3 साल हो गए हैं पाकिस्तानी टीम के साथ। देखो इरफान, मैंने खुद भी कैप्टनसी की है काफ़ी डिफरेंट प्लेटफॉर्म से। मुझे आज तक, चले हम उतनी तो T20 नहीं खेल सके जितनी आजकल की मॉडर्न क्रिकेट में T20 को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला हुआ है, लेकिन एक चीज़ मुझे आज तक समझ नहीं लगी कि एक बॉलर जो है जो हमें फील करवाए कि आखिरी 2 ओवर अगर इसके रखे और इसको मार पड़ सकती है तो उसके 4 ओवर क्यों नहीं करवाते आप? बिल्कुल ठीक है। ये मुझे आज तक ये साइंस कप्तान की समझ नहीं लग सकी कि अगर जिस तरह आज अगर 4 विकेटें 5 विकेटें गिरी उनकी श्रीलंका की 58 पे, आप अपना पेस अटैक को फिर उस वक्त क्यों नहीं लेके उनको प्रेशर रखे, अटैक आप किल देम देयर एंड देन। ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग है ये आपको इस T20 के फॉर्मेट में इंडक्ट करनी पड़ेगी, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको कोई ना कोई ऐसा फार्मूला लेके आना पड़ेगा जिसकी वजह से आप में ये हौसला हो कि अगर एक बॉलर 4 ओवर अच्छे कर रहा है और दूसरी टीम की विकेटें गिर रही हैं तो देयर एंड देन किल देम।
और ये एबिलिटी इन्हेंस करें, अगर नहीं है तो इनका माइंडसेट चेंज करें, कोचों का माइंडसेट चेंज करें। अगर कोच की ये इस तरह की चांस नहीं लेना चाहिए तो कप्तान को ब्रेवली फैसले करने चाहिए। तो ये चीज़ें अब इसको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप है। वर्ल्ड कप अगर आप होप्स लेके जाएंगे, अगर आप डिफरेंट नहीं होंगे तो आप चैंपियन नहीं हो सकते। अच्छा, तो मैं इसमें एक और जो बॉलर की बात करें तो वो हमें नज़र आता है हारिस रऊफ। और पुरानी बॉल का उसको मास्टर समझा जाता था, अच्छा बॉल करता है। बस उस लड़के ने इस एशिया कप में जब उसको चांस दिया गया दायरे के अंदर भी उसने विकेट लेके दी, और लास्ट 2 मैचों में भी जिस तरह खूबसूरत स्पेल उसने किया, और आज तो पूरा फाइनल के अंदर एक अलोन बॉलर के तौर पे उसने नजर आया कि जब वो बॉल करने आया उसने आपको विकेट लेके दी और रन्स भी कंसीड नहीं होने दिए। तो उसकी बॉलिंग को कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो कप्तान का ट्रस्ट होता है कि जब भी कोई फंसे, जैसे शाहीन है, जब भी कप्तान फंसा उसे लेके आता है तो विकेट लेके देता। तो ये बहुत बड़ा एक ट्रस्ट होता है किसी भी कप्तान का एक अपने बॉलर के ऊपर। और यही एबिलिटी और यही कॉन्फिडेंस जब एज ए बॉलर आपको दिया जाता है और आप पे ट्रस्ट किया जाता है तो दैट मेक यू अ ग्रेट बॉलर, जो कि मैं समझता हूँ कि बेटर एंड बिगर बनता जा रहा है शाहीन अफरीदी के। दिन ब दिन उसमें निखार भी आ रहा है और उसको पता, ये इस चीज़ की फीलिंग है कि कप्तान मेरे पे ट्रस्ट करता है और मेरे पे कॉन्फिडेंस करता है, तो मेरे में वो एबिलिटी है कि इसको मैं मोर इससे भी ज़्यादा इन्हेंस कर सकता हूँ। और उसने किया और उसने डिलीवर भी किया, चाहे उसको पवेलियन एंड से लगा दो चाहे दूसरे एंड से लगा दो। ही ऑलवेज बॉल वेल, ख़ास तौर पर डेथ ओवर। और डेथ ओवर में अगर 8 रन आखिरी ओवर में चाहिए तो हमारा एक ट्रस्ट होता है कि ये डिफेंड कर सकता है। चलिए अभी एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आपसे पूछूंगा कि वर्ल्ड कप में टाइम बहुत थोड़ा रह गया, अभी बिल्कुल इंग्लैंड की सीरीज आने वाली है और क्या चीज़ें करनी चाहिए, इस पे डिस्कशन वापस आके करते हैं। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक स्पोर्ट्स क्लब। गुफ्तगू सिलसिले को मुजाहिद साहब से ज़रा दोबारा आगे बढ़ाते हैं। मुजाहिद भाई, हम बात कर रहे थे, चले डन एंड डस्टेड, एशिया कप इज़ गॉन, हमारी तमाम उम्मीदों पे पानी फिर गया। अब आगे बड़ा कुछ होने वाला है, बट इट्स नॉट द एंड ऑफ लाइफ। पाकिस्तानी टीम को भी खड़ा होना है और आगे का देखना है क्या क्या गलतियां की, जिस तरह तमाम हमने कोशिश की। या देखो बहुत बड़ी ज़्यादा गलतियां नहीं है इरफान। जो गलतियां मेजर गलतियां जिसे हम कहते हैं, वो हमने डिस्कस की हैं अभी, कि इफ्तिखार की अब जगह नहीं बनती किसी भी। एक तो मुझे याद है एक प्लेयर, उसका नाम नहीं लूँगा, कि हम पाकिस्तान ए के साथ इंग्लैंड गए। अगर वो फील्डिंग पहले करता था तो 30 रन करता था बाद में। अच्छा, अगर बैटिंग पहले करता तो 60 रन करता था, क्योंकि उसकी बॉडी की कैपेसिटी इतनी रह जाती थी। तो इफ्तिखार का जो गेटअप है या जिस तरह की उसकी फिटनेस लगती है, क्या आपको लगता है एज का फैक्टर भी है? क्योंकि एज भी तो उसकी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। देखो, अगर हम देखें, ये तो फिर इफ्तिखार है। हम अगर यहाँ पे फिंच की भी बात करें, एरन फिंच की भी बात करें, तो उसकी भी जगह नहीं बनती मॉडर्न क्रिकेट में। लेकिन क्योंकि टैक्टिकली वो कप्तान अच्छा है, तो कुछ टाइटल जीते हुए हैं, तो इसलिए आखिरी दफ़ा मेरा ख्याल है, आप देखेंगे आपके लाइव प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि फिंच जो है वो आखिरी दफ़ा कप्तान बनेगा किसी भी बड़े टाइटल के लिए, जिस तरह अभी वो वर्ल्ड कप का कैप्टन अनाउंस हुआ है। उसके बाद वो T20 क्रिकेट नहीं खेलेगा, क्योंकि अब उसकी जो कैपेसिटी ऑफ द बॉडी है वो उस तरह की नहीं है जो मॉडर्न क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि आपको 8-8 गज़ की डाइव भी मारनी है, फिर आपने वापस अपनी जगह पे खड़े होना है। फिर कई दफ़ा ऐसी सिचुएशन में प्रेशर आ जाता है जिससे आपकी बॉडी जो है उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है, जिसकी वजह से आप बैटिंग में उस तरह का डिलीवर नहीं कर सकते। कई दफ़ा ऐसा होता है, जैसे आज 2 विकेटें गिरी, जिस सिचुएशन में आया उस सिचुएशन में प्रेशर इतना होता है, क्राउड का प्रेशर होता है, आपकी अपनी परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है, जो आपकी जो बॉडी को है ना वो चोक रखती है, आपको पैरालाइज कर देती है, जिसकी वजह से जब भी आप एक्सेलरेट करने की कोशिश करते हैं तो आप एक्सेलरेट कर ही नहीं सकते। वो तो फिर हम रिलेट इसकी अगर कर रहे हैं तो हम रिजवान का भी देख सकते हैं कि रिजवान भी 2 रन चले, हम रिजवान को एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज देते हैं कि ही इज़ अ विकेट कीपर। विकेट कीपर 20 ओवर कीपिंग करना, फिर उसके बाद ओपन करना, चले थोड़ा सा हम उसको मार्जिन दे देते हैं, लेकिन एक ट्रस्ट वर्ती काम तो वो करता है कि 40-50 रन करता है। तो अगर वो 50 रन उसके सामने रखते हुए दूसरी साइड से अटैक हो तो वारे न्यारे हो जाएं। इस चीज़ को आपने कैलकुलेट करना है, उसको फिगर आउट करना है, उसकी भी एक मैथमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसका एक फार्मूला तैयार करना है कि हमने
अगर इस तरह चलना है तो दूसरे एंड से किस तरह चलना है, अगर दूसरे एंड से इस तरह चलना है तो हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मैथमेटिकली एक फार्मूला तैयार करके फिर आप ग्राउंड में उतरा करें। अच्छा, उसमें 2-3 प्लेयर की, जैसे हमने शान मसूद की बात कर ली, हैदर अली कर ली, 2-3 नाम और भी मेरे माइंड में आ रहे हैं जिन पर डिस्कशन हमें कर लेनी चाहिए, चाहे हम इंग्लैंड सीरीज़ की बात कर लें या वर्ल्ड कप के लिहाज से, क्योंकि आप इंग्लैंड सीरीज़ में भी ट्राई कर सकते हो, आपको उनकी फॉर्म, उनकी परफॉर्मेंस नज़र आ जाएगी। एक शर्जील खान, क्योंकि मेरा मानना ये है, मैं बड़े टाइम से कह रहा हूँ, अगर फ़खर और शर्जील ओपन करें तो मेरा ख्याल है अगर दोनों में से एक भी चल जाए, ठीक है आपका, तो आप 90% मैचेस पाकिस्तान जीत जाएगा, क्योंकि दोनों का जो बैटिंग स्टाइल है, जिस तरह दारे को वो यूज़ करते हैं खूबसूरत तरीके से, चाहे डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल सर्किट हो, उनसे दोनों से अच्छा पूरे पाकिस्तान के अंदर पावर हिटर नहीं है। दूसरा, हमने देखा कि शोएब मकसूद को लास्ट टाइम चांस दिया गया, लास्ट PSL में वो नंबर 1 बैट्समैन भी था, वो टीम के साथ रहा, बट उसके बाद फिर आउट हो गया। तीसरा, अभी कुछ लोग शोएब मलिक की भी बात करेंगे, स्टिल फिट और मिडिल ऑर्डर में एक ऐसा बैट्समैन होना चाहिए, बट मेरा मानना ये है कि शायद शोएब मलिक की एज ज़्यादा है और वो जिस तरह की बाउंसी विकेट्स हैं हमारे पास, हम जानते हैं न्यूजीलैंड की या ऑस्ट्रेलिया की, उधर वो इतने इफेक्टिव नहीं जितने वो इन यूई की कंडीशन के अंदर थे। शायद आप एशिया कप में उनको लास्ट टाइम यूज़ करके उनका फ़ायदा ले सकते थे, जो कि हमने नहीं किया। तो इन 2-3 बैट्समैन के लिहाज से क्या कहते हैं आप? बड़ा एक संजीदा किस्म का सवाल कर लिया आपने, और मैं समझता हूँ कि देखो, मैंने शर्जील को बड़ा सपोर्ट किया, सपोर्ट है इन द सेंस कि मुझे लगता था, क्योंकि मुझे लगता था कि जो मेरी एक एबिलिटी है किसी भी प्लेयर को देखने की या उसकी एनालिसिस करने, क्रिटिकल एनालिसिस करने की, वो थोड़ी सी शायद मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गई ये बात कर रहा हूँ, लेकिन कई दफ़ा फील आती है कि वो ऐसा वाहद प्लेयर है पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में जिसके पास थ्रू द लाइन हिटिंग करने की एबिलिटी है, और वो वाहद पाकिस्तान का ऐसा प्लेयर है जिसको आउट होने से डर नहीं है। ये वो वाहद ऐसा प्लेयर है जिसको फियर ऑफ फेलियर का कोई उसे मीनिंग ही नहीं पता। बिल्कुल ठीक। तो ऐसे प्लेयर अगर आपको मिल जाए तो आपको और क्या चाहिए। आपने बड़े अच्छे प्लेयर की बात की है, वो फ्रंट फुट पे कट भी मार लेता है, उसी बॉल को मिड विकेट छक्का भी मार लेता है, उसी बॉल को थोड़ा सा लेट करके थर्ड मैन पे भी चौका मार लेता है। तो उसके पास एबिलिटी गॉड गिफ्टेड है। तो ऐसे प्लेयर को बिल्कुल कंसीडर करना चाहिए जो वन साइडेड, जब वो खेलता है तो वन साइडेड मैच कर देता है। बिल्कुल ठीक। फ़खर ज़मान जब जितना भी खेलता है वो वन साइडेड करता है, लेकिन अब फ़खर ज़मान क्योंकि हॉरिजेंटल वर्टिकल हर तरह की शॉट और एक ही जो वन डायमेंशन अटैक करता है, अब उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। उसको थोड़ा सा अगर बाजुओं से थोड़ा ऊंचा बॉल है यहाँ पे करो तो वो फंस जाता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैं बहुत देर पहले हाईलाइट कर रहा था, लेकिन उसको उसने कट डाउन नहीं किया। उसी तरह चलता जा रहा है तो कहीं ना कहीं तो फंसना है। तो वो अब दूसरे देखो, बेहतर प्रिपरेशन के सब जब आप ग्राउंड में उतरते हो तो फिर आपको मेहनत करके रन्स करने पड़ते हैं, और आप इस गलत फहमी से निकल जाओ कि आपका नाम फ़खर ज़मान है, आप किसी भी बॉलिंग को डोमिनेट कर सकते हो। भाई आपके अगेंस्ट अब दूसरी टीमें तैयारी करके आती हैं, उस प्रिपरेशन को बीट करने के लिए आपको बेहतर तैयारी करनी पड़ती है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो फ़खर को अभी सीखनी पड़ेगी अगर उसने अपना कैरियर थोड़ा लंबा करना। अच्छा, अब जिस तरह हमने पेस अटैक की भी बात कर ली, बैटिंग के भी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उस हवाले से बात कर ली, एक ऑलराउंडर की भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के 4 ऑलराउंडर की हम बात करें तो उसमें आते हैं, सबसे पहले हमारा जो परमानेंट मेंबर था लास्ट 3-4 ईयर से, वो इमाद वसीम था, जिस तरह लास्ट शो में भी हमने बात की। बट जिस तरह की नवाज़ परफॉर्मेंस दे रहा है, हमें नहीं लग रहा कि शायद अभी नियर फ्यूचर में वो दोबारा कम बैक कर पाएगा या उसको चांस दिया जाएगा, क्योंकि नवाज़ आउटस्टैंडिंग खेल रहा है। इसी तरह एक फ़हीम अशरफ भी है। फ़हीम अशरफ की इसलिए बात कर रहा हूँ कि वो एक पूरा बॉलर भी है, और आपका जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है वो अब न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में है। ऐसा बॉलर जो बॉल को सीम और स्विंग भी करता है, यानी कि जिस तरह आप 4 बॉलर या 3 बॉलर आप खिलाते हो पेस, इस तरह भी आपने 3 खिलाए, तो आप हुसनैन की जगह पे एक ऑलराउंडर भी डाल सकते हो जो कि आपको बैटिंग की, क्योंकि बैटिंग हमारी क्लैप्स कर रही है, तो फ़हीम कई जगह पे पूरा बैट भी है। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि आपको उन कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए चलें। आप एशियन कंडीशन के ऊपर बात कर सकते हैं कि मुश्किल है, तो आपको लगता है कि एक उसकी इंडक्शन ज़रूरी है। जहाँ तक नवाज़ और इसकी बात करें, शादाब की, ये तो एक परमानेंट मेंबर टीम के चल रहे हैं, मेरा ख्याल है मोस्ट लाइकली टीम के साथ जाएंगे, तो आपको लगता है कि मार्जिन है इसका? चलें, आज फ़हीम मियाँ आप भी अगर प्रोग्राम देख रहे हैं तो आपको भी आपकी छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं वो भी आपको बता देते हैं। आपकी प्रॉब्लम ये है कि जब एक एंड से
थोड़ी सी पेस वाला बॉलर बॉलिंग कर रहा होता है तो आपको भी फील होना शुरू हो जाता है कि आप अगर इस तरह की पेस से बॉल नहीं करोगे तो आप इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाइव नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आपकी लेंथ थोड़ी सी पीछे होती है टू इंक्रीज द पेस। आपको जब इंक्रीज कट डाउन करनी पड़ती, आगे बॉल पिच करना पड़ता है, तो आपकी पेस बिल्कुल डेड हो जाती है। इस पे आपने वर्कआउट करना है कि अगर आपकी पीछे से और आगे से ओवर पिच बॉल, गुड लेंथ बॉल और शॉर्ट पिच बॉल एक जैसी पेस करनी पड़ेगी अगर आपने अच्छा बॉलिंग ऑलराउंडर बन के अब दोबारा टीम में वापस आना है। अदरवाइज़ आपके कोई चांस नहीं है, क्योंकि आप एक बड़े इजी गोइंग और बड़े लाइटली किस्म के प्रेडिक्टेबल बॉलर बन चुके हुए। तो अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा कट डाउन करोगे तो फिर आपके चांस हैं। बिल्कुल आप में बैटिंग की एबिलिटी है, बिल्कुल उनमें वो सारी एबिलिटी है कि एक ऑलराउंडर में, लेकिन जो बॉलिंग की प्रॉब्लम्स है वो मैंने आपको बता दी कि अगर एक एंड से तेज़ बॉलिंग हो रही होगी, एक तरफ से फ़हीम अशरफ की बॉलिंग को अगर बैट्समैन को मैनेज करना पड़े तो उसको प्रेडिक्टर को बहुत फेंटी पड़ेगी। अब उसको इन चीज़ों को थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा ये बताइए कि आप कमिंग गेम्स के अंदर, और मेरा ख्याल है मोस्ट लाइकली बाबर ही हमारा कैप्टन होगा नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए भी और इंग्लैंड की सीरीज़ के लिए, तो क्या एक लास्ट मैसेज देना चाहेंगे बाबर आजम को? अटैकिंग क्रिकेट ही तो हम बार बार बात कर करके थक गए हैं कि अग्रेसिव क्रिकेट खेले, अटैकिंग क्रिकेट खेले। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं कि बाबर को अडॉप्ट करनी चाहिए एज ए कैप्टन? बिल्कुल, थोड़ा सा बचपना थोड़ा सा निकालना। कल एक ऐसा रिजवान ने एक रिव्यू लिया तो वहाँ पे काफ़ी एक बड़ा वो, बल्कि उसने बाबर ने उसको भी किया, अंपायर को भी इशारा किया कि आई एम द कैप्टन। तुमने इसके कहने पे कई दफ़ा वो एक जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में या क्लब क्रिकेट में एक एटीट्यूड होता है वो हमें देखने को मिला। तो इस चीज़ों को कट डाउन करना पड़ेगा और थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर लेके आनी पड़ेगी। अदरवाइज़ मॉडर्न क्रिकेट में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। और बाबर को एक और मेरी तेरे में एबिलिटी है कि तू 30 से 35 का रन स्ट्राइक रन रेट बेहतर कर सकता है, तो अपनी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसको इन्हेंस कर। और वो जो चीज़ है जिस पे तो आप ठप्पा लग चुका है, लेबल लग चुका है कि बाबर सर्टिफाइड है कि 110 से 115 रन से ज़्यादा स्ट्राइक रेट नहीं लेके जा सकता। अगर आप 10 से 15, 20, 25 स्ट्राइक रेट आगे नहीं लेके जा सकते या आप इन्हेंस नहीं कर सकते तो आपका मॉडर्न क्रिकेट में रहना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और मेरा मानना तो खुद ये है कि बाबर को 2-3 चीज़ें, अग्रेसिव क्रिकेट की हम जैसे बात कर रहे हैं, कोचेस का भी मैं थोड़ा एक लास्ट मिनट है उस पर बात कर लूँ। क्या आपको लगता है कि सिकलैन मुश्ताक का रोल, जिस तरह मिकी आर्थर इससे पहले जो रोल अदा कर रहे थे जब टीम एक पूरी अग्रेसिव क्रिकेट खेल रही थी, पर मिटबा ने आके वो पूरा एक डिप आया हमारी अग्रेसिवनेस क्रिकेट का, वो बहुत ज़्यादा डिप आया और उसी को कंटिन्यूस प्लान कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं आया, मेरी नज़र में तो नहीं आया। कुछ लोग कह रहे हैं कि बेहतर होगी, बेहतर कुछ मैचेस में। तो कोच आपको लगता है कि सर्टिफाइड होना चाहिए? देखें इरफान, सबसे ज़्यादा किसी भी कप्तान, कोच या चेयरमैन साहब, कोई भी, हर एक को जो कामयाबी बड़ी पसंद होती है, क्योंकि कामयाब होंगे तो उनका नाम होगा, इज़्ज़त होगी। तो अभी तक मिली जुली सी कैफियत, काम अच्छे हो रहे हैं लेकिन रिजल्ट उस तरह के नहीं निकले। सो फार मिली जुली सी परफॉर्मेंस है, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन मेरी जो बाबर को बेस्ट एडवाइस है कि अपनी बैटिंग स्ट्राइक रेट को थोड़ा सा बेहतर करें। बिल्कुल ठीक है, और हमारी दुआ और उम्मीद है पाकिस्तान अच्छा खेले। और मेरा अगेन लास्ट नोट पे ये कि एक प्रोफेशनल कोच जो अग्रेसिव माइंड रखता हो, शायद वही कैप्टन को भी ये स्टेट ऑफ माइंड प्रोवाइड कर सके। नाज़रीन, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। एशिया कप का इख्तिताम हो चुका, आगे इंग्लैंड की सीरीज़ है, उस पर भी हम कोशिश करेंगे डिस्कशन कर सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।